चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं. चलिए नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ effects of acid rain include option A, deterioration of monuments, okay, option B, damage to vegetation, C, both of these, या D, that is none of these. Yes, what is the option? Tell. एसिड रेन होगा तो क्या नुकसान पहुंचेगा या किसको नुकसान पहुंचेगा? That is option C, that is both of these. Okay, now coming to the next question. Who supplies mineral nutrients to plants? Option A, air. Option B, soil. Option C, water. Yeah, option D, that is sun. Which is the correct option? Means mineral nutrients कौन provide करता है plants को? Air, soil, water या sun? Oh, water. The correct option is soil. Soil से उसको mineral nutrients, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, minerals. Obviously water में भी minerals होते हैं, but soil has the most ना. अगर water और soil को compare किया जाएगा तो soil में ज्यादा minerals हैं. Is that clear? चलिए, coming to the next question. The microorganism which supplies nutrients to plants. Option A, anaerobic. Option B, amaranthus. Option C, biofertilizers. Option D, that is aerobic. जो microorganisms means bacteria and all जो nutrients supply करते हैं plants को, तो वो क्या होते हैं? anaerobic होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं. amaranthus यानी कि वीड होती है, या वो बायोफर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, या फिर एरोबिक होते हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं. सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट को, ठीक है, प्लांट्स का, दैट इज राइजोबियम.
bacteria. अगर सिंगुलर लिखें that is a bacterium, and obviously that is present in the root nodules. वो nodule like structure बना रहे हैं. देखो rhizobium. कहाँ गया? इसमें रूट नोड्यूल की पिक्चर उन्होंने दी है. देख रहे हैं? These are the root nodules. See. ठीक है, ये जो न्यूड्यूल है ना, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाट द बैक्टीरियल कॉलोनी. ठीक है, सॉइल के अंदर होता है. एंड दिस इज इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. मींस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं? कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी पहले ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? दैट इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अगर हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें, मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप देखो. बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ऑब्वियसली मींस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दैट इज बीइंग फॉर्म्ड और ये फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से ही वो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है. ठीक है. और उसमें Yes, sir. ऑब्वियसली उसमें क्या है? मींस दे हैव व्हाट द मींस यू कैन से द बैक्टीरियम आल्सो. जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम किसानी की बात करें, तो जैसे मिसाल के तौर पर हम नेचुरल रिसोर्स से फर्टिलाइजर्स जो कि नेचुरली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, मींस लिविंग रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या है? दैट इज व्हाट हैविंग द बैक्टीरियम. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, बायो फर्टिलाइजर्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ठीक है. तो बेसिकली वो क्या है? दीज आर व्हाट द बायो फर्टिलाइजर्स मींस दे हैव व्हाट दे प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट मींस नेचुरली. तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ लिविंग फॉर्म है, तभी वो बायो कहला रहा है. ठीक है. तो इससे ये अंदाजा होता है कि अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू प्लांट, ठीक है, तो वो एनारोबिक है, एमेरेंथस है, बायो फर्टिलाइजर्स है, एरोबिक है. तो अगर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें, मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे करेक्ट, तो वो क्या होगा? दैट विल बी बायो फर्टिलाइजर्स. इज दैट क्लियर? Yes, sir. हाँ, मींस देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जब ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो ऑप्शंस में हम जो बेस्ट मींस आप ये कह सकते हो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट, उन ऑप्शंस में सबसे बेहतर जो लग रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, जो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है उसको हम चूज करते हैं. तो कभी कभी हमें ये डिसाइड करना पड़ जाता है कि व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है.
अब देखो यहाँ पे मींस अगर हम बात करें जैसे अगला क्वेश्चन मैं अभी दूंगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सेलेक्ट दैट। ओके, यहाँ ये पॉइंट समझ में आ गया, व्हाई बायो फर्टिलाइजर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। Yes, sir. ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। बिटवीन manures and fertilizers, which is a chemical product? A, manure, B, fertilizer, C, both A and B, or D, that is threshing. I don't know why they have given this option. Okay, चलें, yes, which is the option? मैन्योर और फर्टिलाइजर में केमिकल प्रोडक्ट कौन सा है? दोनों है, या मैन्योर है या फर्टिलाइजर है, व्हाट? Yes, fertilizer is what the chemical product. Manure is produced from organic resources in the field, but the fertilizers are produced. अब देखो यही है fertilizer, which is a chemical product, but biofertilizers means we are using the microorganisms which are providing the nutrient in a natural way. Okay, NPK stands for option A, nitrogen, phosphorus, potassium, nitrogen, phosphorus, calcium, nitrogen, potassium, phosphorus, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज? यस, अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो वी हैव व्हाट, द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस है, तो इससे ये एकदम साफ दिख रहा है कि ये सीक्वेंस में ही पूछ रहा है। N stands for nitrogen, P for potassium and K for, ठीक है, सॉरी, P for phosphorus and K for potassium। ओके, तो P से पोटेशियम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि K इज द सिंबल फॉर पोटेशियम। क्योंकि K, ऐसा क्यों? पोटेशियम नाम है और K इसका सिंबल है, तो लैटिन में इसका नाम होता है केलियम, मतलब पोटेशियम का नाम होता है केलियम, यहां से ये K लेटर लिया गया है, ठीक है। क्योंकि क्लास 9 में जब आप पहुंचेंगे तो एलिमेंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके सिंबल्स को यूज करने की जब बात आई थी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट, डाल्टन ने सिंबल मतलब मींस सिंबल्स दिए थे, तो वो सिंबल बार बार बनाने में दिक्कत, यानी कि वो थोड़ा सा परेशानी होती थी कि भाई फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर है तो वो उसको ग्रे कलर का किया जाए, फिर उसके बाद गोल्ड है तो फिर उसके बाद जी बीच में एंड ऑल, तो इस टाइप का था। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है
सिंबल्स यानी लेटर्स को यूज करना, यानी कि जो उसका नाम है या फिर उसका जो लेटर नेम है उसमें से सिंबल यानी लेटर को यूज करना या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को यूज करना। तो इस वजह से पोटेशियम नाम है और इसका लैटिन में नेम जो है वो कैलियम है, जिससे के लिया गया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट वन, एक्सेसिव। excessive use of fertilizers may lead to A, crop improvement, B, manuring, C, eutrophication, या D, that is all of these. Yes, that is eutrophication. यूट्रोफिकेशन को हमने डिस्कस भी किया था। अगर हम बात करें यूट्रोफिकेशन की, लेट अस सी, वॉइस सर्च हो रहा है यूट्रोफिकेशन। वाओ, the voice search is means I don't have to now type. I don't have to type means see what's the technology. So today I've just seen, मतलब अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि चलो इसको यूज करते हैं। See this eutrophication. ultimate okay, so this is the eutrophication we had discussed in the class. Okay, हमने डिस्कस किया था इसको कि ज्यादा फर्टिलाइजर अगर आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो जब बारिश होगी, सारी चीज होगी, तो वो बह के जो है वो नदी में जाएगा, तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट होने की वजह से एल्गल ब्लूम होगा, यानी कि जो एल्गी है वो ग्रो कर जाएगा जरूरत से ज्यादा, जिससे क्या होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस रिवर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम होने लगेगी एल्गल ब्लूम होने की वजह से। तो ये जो यहाँ पे यूट्रोफियमस, ये जो ग्रोथ हो रही है एल्गी की, दैट इज व्हाट नोन एज द यूट्रोफिकेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, वीड्स क्या होते हैं? व्हाट आर वीड्स? वीड्स किसको बोलते हैं? Sir, unwanted plant that grow with crops. अनवांटेड प्लैनेट और प्लांट्स? Plants. प्लांट्स, चलो, तो मोस्ट कॉमन वीड क्या है? Grasses. ग्रास है। अच्छा, अनवांटेड प्लांट का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मुझे आलू बोना है, मींस आई हैव टू ग्रो आलू, और वहां पे अगर गुलाब का पेड़ निकला है, तो वो गुलाब का पेड़ उस वक्त वीड होगा या नहीं होगा? No, sir. नहीं होगा। होगा, क्योंकि उस जगह पे अभी आलू आपको बोना है, आलू आपका वांटेड प्लांट है, तो अगर रोज है वो वहां पे ग्रो कर जाएगा, तो उस वक्त जो है वो रोज अनवांटेड है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वीड। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन आमतौर से जो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो वीड्स नहीं, यानी कि ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, हम इसीलिए जनरली उनको वीड्स बोलते हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स, पॉइंट समझ में आया? अनवांटेड प्लांट्स का मतलब जो हमें नहीं चाहिए उस वक्त, यानी हमने यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक मीन्स गमले लगाए हुए हैं, वासेस लगाए हुए हैं, और उसमें जो है दूसरा, क्योंकि देखिए गमलों में भी आप वो लगाते हो, अरे गुलाब लगा दिया कुछ, और फिर उसके बाद देखते हो उसमें घास नहीं, दूसरे प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ग्रास नहीं, उसके अलावा प्लांट्स जिनको आप छोड़ दो तो बहुत अच्छे से वो ग्रो कर जाएंगे। कभी नोटिस किया है?
Yes, sir. हाँ, तो अब वो प्लांट्स तो हैं, मतलब अगर आप उनको ग्रो कराओ तो बहुत अच्छे भी दिखेंगे, लेकिन आप उनको निकाल देते हो। व्हाई? बिकॉज उस गमले में अगर गुलाब लगा हुआ है तो दैट विल कॉम्पीट फॉर द स्पेस, दैट विल कॉम्पीट फॉर द न्यूट्रिशन, ठीक है, दैट विल कॉम्पीट फॉर द सनलाइट। तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, इस वजह से वो अनवांटेड है, ठीक है। तो अब वो जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनको हटाना है, चाहे हम हाथ से हटा दें, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट द मैनुअल मेथड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, कि हमने हाथ से हटा दिया। टूल्स को यूज किया जाता है, होई यूज कर रहे हैं, या फिर आप सिकल यूज कर रहे हैं, या फिर दूसरे मीन्स टूल्स को यूज करते हैं, और या फिर हम केमिकल्स यूज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वीडीसाइड। तो ये कह रहा है कि विच वीडीसाइड, मतलब साइड मतलब किलिंग, देखो साइड मतलब क्या होता है, CIDE, देखो सुइसाइड मतलब सेल्फ किलिंग, यानी खुद को मारना। वीडीसाइड मतलब कि साइड मतलब हो गया किलिंग, साइडल मतलब हो गया किलिंग, तो मींस द किलिंग ऑफ वीड्स। तो विच इज अ वीडीसाइड? ऑप्शन ए, that is crop rotation. Option B, pesticide. Option C, manuring. Option D, metachlor. Now, which is the correct option? Which is the weedicide among these four? हाँ भाई, Sir, A. ए वीडीसाइड है, क्रॉप रोटेशन वीडीसाइड। क्रॉप रोटेशन तो टेक्निक है, कि सेम फील्ड पे जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, रोटेशन चल रहा है। पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करने का केमिकल है। मेन्योरिंग मतलब खाद डालना, ये भी एक टेक्निक है, खाद डालना। तो ये सब तो वीडीसाइड नहीं है। मेटाक्लोर, दिस इज द ऑप्शन। मेटाक्लोर इज अ weedicide. Now next one, bees are raised in apiaries for option A, honey, option B, wax, option C, both A and B, and option D, that is none of these. Sir, A. ए, सब बस जल्दी जल्दी में दो। हनी भी मिलता है, वैक्स भी मिलता है, ऑप्शन सी। अच्छा, बी कीपिंग को क्या बोलते हैं? बी को जब कल्चर किया जाता है, बी कीपिंग जिसको बोलते हैं, या बी कल्चर जिसको कहते हैं, Sir, AP culture. यस दैट इज एपी कल्चर, ठीक है। तो हनी और वैक्स दोनों के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड फॉर sowing of seeds? Option A, pesticide. Option B, seed drill. Option C, harvesting. Option D, manure.
हाँ भाई, बी। यस, सीड ड्रिल। अच्छा, सीड ड्रिल का और क्या फंक्शन होता है? एक तो सीड ड्रिल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्टेंस के पे ये जो है सीड्स को सो कर देगा। दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है सीड ड्रिल का? सीड ड्रिल से और क्या किया जा सकता है? वीडिंग की जा सकती है, रिमूवल ऑफ वीड्स। सीड ड्रिल से हम रिमूवल ऑफ वीड्स भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वीडिंग। ओके, चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। अब देखो, हेपेटाइटिस, हिपैट इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर लिवर। एनाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, और यू कैन से infection. So hepatitis means the inflammation of the liver. So hepatitis B is caused by option A, bacteria, option B, protozoa, option C, virus, option D, fungi. किससे हुआ? सी। C, that is virus. It's a viral disease. Now coming to the next question. Which structure is missing in bacteria that is found in all other kingdoms of life? Option A, flagella. Option B, mitochondria. Option C, nucleus. Option D, vaccines. हालांकि ऑप्शंस में मींस थोड़ा सा मेरे हिसाब से इनकरेक्शन है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन की बात करें तो है इसमें। हाँ, अब ये बताओ, इन चारों ऑप्शंस में क्या ऑप्शन आपको नहीं पता है? फ्लैजिला, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्सीन्स, इसमें से क्या नहीं पता है? सर फ्लैजिला। फ्लैजिला नहीं जानते? देखो, फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला, दिस इज द फ्लैजिला। ठीक है, देखो फ्लैजिला क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया, मींस इट्स अ टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट। मैं आपको और देखो, ये होता है जैसे बैक्टीरिया, मींस दिस इज द फ्लैजिला, टेल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो है एक रोटर का काम करती है, जैसे एक बोट में रोटर लगा होता है, तो जब ये घूमती है तो ये बैक्टीरिया, ऑब्जर्व नहीं कि फ्लैजिला हो, मींस कुछ बैक्टीरिया जो है एट्राइकस होते हैं, मतलब उनको उनके फ्लैजिला नहीं होता है, कुछ में बहुत सारे फ्लैजिला होता है, कुछ में एक फ्लैजिला होता है, कुछ में दोनों तरफ बॉडी में फ्लैजिला, मींस दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एक फ्लैजिला कई सारे हैं, दोनों तरफ है, या फिर एक एक दोनों तरफ है, मींस दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया।
तो ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है, टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। और जब ये रोटेट करता है तो ये बैक्टीरिया आगे बढ़ता है, ठीक है, मींस इट मूव्स ऑन, इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। अब बताओ, अब फ्लैजेला देख लिया, अब इसके बाद बताओ इन चारों में विच इज द करेक्ट ऑप्शन? यस वैभव। विच इज द ऑप्शन? सर नहीं पता। नहीं पता। देखो, वैक्सीन्स तो ऑब्वियसली, वैक्सीन्स तो ऑप्शन ही, वैक्सीन तो एक अदर ही मींस सेक्शन का पार्ट है, तो वैक्सीन तो होगा ही नहीं। अभी हमने बोला फ्लैजेला होता है प्रेजेंट बैक्टीरिया में, ये कह रहा है मिसिंग इन बैक्टीरिया, क्या मिस करता है? न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो इसका मतलब ये भी एक ऑप्शन है, हाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता कि पूरा एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट हो, नो ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बैक्टीरिया में दूसरे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया में। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, जो कि और सब में प्रेजेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, जिस जो डबल मेम्ब्रेन का बना होगा, ठीक है। तो उसके लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया इज द, अगर हाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता लेकिन चारों में न्यूक्लियस ऑप्शन होता और भी दूसरे ऑप्शंस होते, तो न्यूक्लियस होता करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस एज ए स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट हो लाइक दिस, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ न्यूक्लियर मटेरियल जरूर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, देयर इज अ न्यूक्लियर मटेरियल, बैक्टीरियम। देखो ये न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, सी दिस, हाँ न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस लाइक दिस, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं सेंटर में देखो न्यूक्लियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर न्यूक्लियस होता उसके अलावा और कोई ऑप्शन, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल का ऑप्शन ही होता, तो न्यूक्लियस एक करेक्ट ऑप्शन होता। लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाएगा तो हम ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is agar, which is commonly used as a thickener, यानी मोटा करने के लिए, थोड़ा सा थिक करने के लिए, in ice creams, jams and soups is option A virus, option B a bacterium, option C an algae,
ऑप्शन डी, दैट इज अ फंजाई। तो वो क्या होता है, एक वायरस है, बैक्टीरियम है, या एक एल्गी है, या फिर एक फंगस है? हालांकि आई थिंक यू माइट मतलब ये नहीं पता होगा, ठीक है। वो वायरस नहीं होता, वो बैक्टीरियम नहीं होता है, वो फंगस नहीं होता है, दैट इज एन एल्गी। ठीक है, वो एक एल्गी होता है। ठीक है, लेट मी शो यू। एल्गी, sorry, not algae. Okay, let me search again. अगर अगर पाउडर यूज किया जाता है, अगर पाउडर लैब में यूज किया जाता है, कोई ये जो आपको यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ, ये मीडियम है, इसमें अगर डाला जाता है, दैट इज यूज फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लैब्स में। ठीक है, तो बेसिकली देखो, अगर है सी दिस, तो ये अगर पाउडर है, यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा है, देखो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी उसके ऊपर ग्रो की हुई है, यानी अगर डाला जाता है, दैट प्रोवाइड्स अ न्यूट्रिएंट टू द बैक्टीरिया व्हिच इज गोइंग टू ग्रो। तो वो अगर है एज एन एल्गी, एज अ बैक्टीरिया, ठीक है। कहां से? रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, सी दिस, रेड एल्गी से दैट इज ऑब्टेन। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सिट्रस कैंकर। According to Wikipedia, citrus canker is a disease affecting citrus species caused by the bacterium Xanthomonas axonopodes. ये थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, दैट्स गुड, मींस वॉइस असिस्टेंस। हाँ, हालांकि उसने बोल दिया, हालांकि मेरा क्वेश्चन था, मैंने सोचा था थोड़ा सा इमेज से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। देखो, इस सिट्रस, क्योंकि एनसीईआरटी में सिट्रस कैंकर ये होता है, नींबू पे हो जाए, यानी सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, तो उनके ऊपर ऐसी ग्रोथ हो जाती है। तो ये किसकी वजह, हालांकि उसने बोल दिया। आवाज आई होगी आपको? हाँ, सर क्लियर नहीं है। अच्छा चलो, तो ये बताओ, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, ये किसकी वजह से होता है? नहीं पता? नो सर। ओके ओके, देखो बैक्टीरिया है, मतलब ये बैक्टीरियल डिजीज है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। इसी तरीके से रस्ट ऑफ व्हीट, देखो ऐसे लग जाता है जैसे उनकी पत्तियों पे जैसे मूर्छा लग गया, वजन लग गया, रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज, ओके। इसी तरह है आपका येलो वेन मोजैक ऑफ ओकरा, यानी भिंडी, ओकरा इज व्हाट, द भिंडी, तो उसकी जो लीफ होती है उस पर देखो ये आपका येलो येलो दिख रहा है, ये येलो वेन हो जाता है, दैट इज व्हाट अ वायरल डिजीज, ये वायरल डिजीज है। तो दिस इज अ वायरल डिजीज, रस्ट ऑफ व्हीट इज व्हाट फंगल डिजीज। इसी तरह सिट्रस कैंकर, दिस इज व्हाट अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। तो ये कुछ डिजीजेस को याद रखिएगा। और चलें, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरियम होता है सिंगुलर और बैक्टीरिया इज अ प्लूरल, तो विच बैक्टीरिया इज
responsible for curdling of milk? Option A, coil. Option B, yeast. Option C, plasmodium. ऑप्शन डी, कोयल। यानी मिल्क जो कर्ड में चेंज होता है, इसको कर्डलिंग कह रहे हैं, यानी दही बनना, दैट इज कॉल्ड व्हाट द कर्डलिंग। तो वो किसकी वजह से है? मींस कोयल, यीस्ट, प्लाज्मोडियम। नो, व्हाट इज कोयल? सॉरी, मैंने दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया। चलो एक इनकरेक्ट ऑप्शन दे देते हैं। हाँ बताओ, इसमें से करेक्ट कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, कोयल। lactobacillus. अच्छा, कंफ्यूज नहीं हुए? मैंने कहा हो सकता है। ओके चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट almost all bacteria are surrounded by are surrounded and supported by a tough liquid and protective structure called. Option A, cell membrane. Option B, cell wall. Option C, capsule. Option D, plasmids. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया सराउंडेड एंड सपोर्टेड बाय अ टफ लिक्विड एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि उस वो बैक्टीरिया के ऊपर एक टफ लेयर होती है। तो वो टफ लेयर उस बैक्टीरिया में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, या फिर प्लाज्मिड है। हाँ भाई, Like C. यस सी, दैट इज अ कैप्सूल। कैप्सूल इन बैक्टीरियम। इस डायग्राम में वी कैन हैव सम आइडिया। सी दिस, दिख रहा है? सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ये जो पहली लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, सी दिस इज व्हाट द सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये देखो, ये सेल वॉल है, और उसके बाद ये लेयर इज व्हाट द कैप्सूल। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होती है किसमें? बैक्टीरियम। दैट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। चलिए, नेम टू कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। नेम टू कॉमन preservatives. Option A, sugar, comma, edible oil.
ऑप्शन बी वाटर, एडिबल ऑयल, ऑप्शन सी salt and edible oil, option D none of these. That is a none of these. So इन चारों में कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? नेम टू कॉमन प्रिजर्वेटिव्स. कॉमन पूछ रहा है. प्रिजर्वेटिव्स, देखो प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं फूड को या फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट फूड इज, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा सुपरमार्केट्स में खाने के आइटम मिलते हैं, डब्बे में बंद होते हैं या फिर वैक्यूम पैक्ड होते हैं, तो वो भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है. आप जो है मिल्क को बॉईल करते हैं या फिर पास्चराइज करते हैं, वो भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है. आपने देखा होगा मुरब्बा होता है, वो शक्कर की चाशनी में डूबा हुआ होता है, वो भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है. आपने देखा होगा अचार है, उसमें तेल डालते हैं, वो भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है. ठीक है. बहुत सारे मींस नॉन वेज आइटम्स जैसे मीट हो गया, ये उसको नमक में स्टोर करके रखते हैं, ये भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है. ठीक है. सो आप फूड होता है, जूसेस होते हैं, आपने देखा होगा रियल जूस एंड ऑल, तो उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं, वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं. मतलब इसीलिए आपने देखा उस पर लिखा होता है कि ओपन करने के 7 दिन के अंदर इसको पी ले या 10 दिन के अंदर, व्हाट डिपेंडिंग ऑन द शेल्फ लाइफ. शेल्फ लाइफ मतलब कितने दिनों तक वो आपके किचन या आपके स्टोरेज में सही रह सकता है, उसको शेल्फ लाइफ कहते हैं. तो या फिर जो है उसको रेफ्रिजरेट करें, या फिर देखता होगा लिखा होगा कि अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ये भी लिखा होता है. डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज, देखो दो चीजें होती हैं कि कुछ आइटम्स रेफ्रिजरेट किए जाते हैं, फ्रिज में डालते हैं, वो भी एक तरह का प्रिजर्वेशन है. ठीक है. तो फूड आइटम को प्रिजर्व करना, तो मैं ये बता रहा था कि अगर किसी चीज पे लिखा हुआ है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उठा के फ्रिज में रख देना है. कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट का मतलब है धूप से बचाना है, तो आप कॉर्नर में कहीं अपने रूम में रख सकते हैं जहाँ पे धूप ना हो. ठीक है. हाँ, उस पर लिखा हो कि रेफ्रिजरेट, तो इसका मतलब धूप से बचाना है और रेफ्रिजरेट करना है. अगर उसमें लिखा हुआ है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड डू नॉट रेफ्रिजरेट, यानी कि उसको रेफ्रिजरेट ना करें, उसको मींस फ्रिज में ना डालें, ना कि धूप का एक्सपोजर मिले इसको, तो वो चीज है. तो अगर सिर्फ लिखा हुआ है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, मतलब आप उसको साइड में भी रख दोगे धूप से बचा के, ज्यादा गर्मी ना हो, तो ये आपका आइटम चलेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो इसीलिए आपने देखा होगा कि दुकानों कानों पे क्या होता है कि कुछ वो रख देते हैं, जैसे डब्बे वब्बे होते हैं, उस पर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, तो कुछ वो फ्रिज में रख देते हैं जैसे जूस वूस, और वो बाहर भी रखा रहता है कि नहीं, कार्टन्स में रखा रहता है, उनके शेल्फ पे सजा हुआ होता है, तो क्या वो खराब हो जाते हैं? तो इट डिपेंड्स क्या. हाँ, तो इट डिपेंड्स कि क्या मींस उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है. तो यहाँ पे शुगर भी यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए. ठीक है. यानी कि अगर आप ज्यादा शक्कर यानी मोर देन 70% का कंसंट्रेशन, यानी खूब ज्यादा शुगर का सोल्यूशन आप बनाओगे, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं. इसीलिए मुरब्बा देखो वो शुगर के सिरप में डूबा हुआ होता है और वो खराब नहीं होता है. ठीक है. तो शुगर भी यूज होता है, खाने का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे अचार में. वाटर नहीं, वाटर में तो और मॉइस्चर देगा और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अच्छे से ग्रो कर जाएंगे, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. हाँ, इसके साथ जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ये दोनों नहीं हो सकते, मतलब क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन में दिए हुए हैं. अब आते हैं सॉल्ट. सॉल्ट भी तो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कॉमन, तो आमतौर से जो यूज किया जाता है नमक और एडिबल ऑयल.
Is that clear? Yes, sir. Okay. Chale, now coming to the next question. Who convert the dead animals and plants into various compounds of nitrogen back into nitrates and nitrites? Option A, bacteria and algae present in soil. Option B, bacteria and fungi present in soil. Option C, bacteria and virus present in soil. Option D, virus and algae present in soil. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू वेरियस कंपाउंड्स. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन साइकिल से है, तो नाइट्रोजन साइकिल का आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. तो कह रहे जब वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनके अंदर प्रोटीन्स हैं जो कि नाइट्रोजन के बने होते हैं, तो जब वो मर जाते हैं तो फिर उनको कौन वापस नाइट्रेट्स में और फिर नाइट्राइट्स में चेंज करता है? बैक्टीरिया और एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, या वायरस और एल्गी जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. तो देखो वायरस और एल्गी का कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, वायरस तो होते ही नहीं है जो इस नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं. तो वायरस जब नहीं होते हैं तो वायरस के साथ बैक्टीरिया तो होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं है. तो एक तो हमने मिनिमाइज कर दिया कौन सा नहीं हो सकता. ठीक है, अब बचे दो, बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड बैक्टीरिया एंड फंगस. So bacteria and fungus. फंगस श्योर? हाँ भाई, श्योर हो? Yes, sir. व्हाई नॉट एल्गी? व्हाई नॉट एल्गी? एल्गी क्यों नहीं हो सकता है? व्हाई नॉट एल्गी? व्हाई नॉट एल्गी? देखो डेड एनिमल्स और प्लांट्स पे फीड करना, क्योंकि जब इस पे वो फीड करेंगे तभी तो कन्वर्ट करेंगे, और जब एनिमल या प्लांट्स डेड कर जाते हैं तो उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं. तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया तो होते ही है. अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी इज व्हाट द प्लांट एंड
इट डजंट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी सड़े गले पे ये फीड नहीं करता है। पॉइंट समझ में आया? Algae takes in nutrition like carbon dioxide and water and means nutrients, for example, and convert it into the food. But fungus is a heterotrophic organism. It obtains food from other organism. यानी algae ऑटोट्रॉफिक है और फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। तो हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरों से मींस न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करना। तो इस वजह से बैक्टीरिया एंड फंजाई इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्वेश्चंस किए और अब आपकी क्लास जो है अब बहुत कम दिन अब रह गए हैं, तो जिसमें जितना क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर किए हैं क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ क्लासेस के थ्रू। ठीक है, तो आई थिंक 2 और 3 डेज और 4 डेज और 5 डेज जो भी है क्लास, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सेशन की क्लासेस हैं, एडमिशन्स आ रहे हैं, तो अब वो स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी क्लास 8th 9th 10th तीनों के लिए। ठीक है, तो हो सकता है प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है तब से वो क्लास स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही वो क्लास स्टार्ट होगी आपकी एक क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक जितने भी हम क्वेश्चंस और मैथ्स के साइंस के कर सकते हैं उसको हम करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके देन। Sir, यस, sir क्लास 9th का ले सकते हैं हम, क्लास 9 का क्या कर सकते हैं हम। बेटा? वो अब देखिए क्लासेस के लिए फिर एडमिशन लेना पड़ेगा ना। अब अगर आप ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे तो बहुत सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा कि मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी क्लास अगर क्लास 9 के लिए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मैं मिनिमम एक स्ट्रेंथ है उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितने एडमिशन्स आए थे मैंने उनको रोक के रखा हुआ था। अब मुझे लग रहा है कि अगर क्लास 9 का होगा तो वी हैव टू टेक एडमिशन ना, तो पहले एडमिशन लेंगे बच्चे तब उनकी क्लासेस रन करेंगे, क्योंकि इसी तरीके से होगा। एडमिशन जब लेंगे तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे उस ऐप, तभी आप क्लासेस देखेंगे। ठीक है, तो एडमिशन इज मस्ट। और अब आप सोच समझ लें, अपने पापा से अपने घर पे डिस्कस कर लें कि क्या होना है, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ऑब्वियसली आपका इंटेंशन एक टारगेट है कंपटीशन, तो प्लस आप जो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे अपने स्कूल्स में, तो हाउ इज गोइंग दैट, तो वो सब सोच समझ के मुझे बता दीजिएगा, तो फिर आप एडमिशन ले लें, आप क्लासेस स्टार्ट कर दें। Okay, sir. ठीक है, चलो।